Hello students, let's start maths meeting with AP sir. As you know, पिछले 2-3 दिन से हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पर वीडियो नहीं डाल रहे थे। उसका रीज़न आपको पता ही है, बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से थोड़ा सा फोकस उन स्टूडेंट्स पर था। तो आज वापस हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, यानी अवयव तथा सारणिक। इस चैप्टर में पहले अपने टोटल शायद 10 या 11 वीडियो आ चुके हैं। उन वीडियोज़ में ज़्यादातर जो है वो हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा, मैट्रिसेस के कंस्ट्रक्शन, उनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैट्रिसेस का एडिशन, मल्टीप्लाई करना, इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करना, एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना, ये सारी चीज़ें पढ़ी। आज हम डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट के बारे में भी हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। वो इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना था कि हमें ज़रूरत थी जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ना चाह रहे थे, जब हम एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना चाह रहे थे, तो उस दौरान हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत थी। आज हमारा ये टॉपिक सही रूप में शुरू होता है कि डिटर्मिनेंट एक्चुअली होती क्या है। ओके, तो शुरुआत हम करेंगे डिटर्मिनेंट के डेफिनेशन से। वापस बिल्कुल शुरुआत से जो बातें हमने पढ़ी हैं उनको भी मैं एक बार फिर से रिकॉल करूंगा, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं बात करूंगा कि डिटर्मिनेंट का जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट की शुरुआत किस प्रकार से, मतलब माइंड में किस प्रकार से ये बात आई कि इस प्रकार से कोई भी मैट्रिक्स है उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट कहें। तो देखिएगा, जैसे मैं आपके सामने एक एज ए क्वेश्चन के रूप में मैं एक ले रहा हूं कि मैंने एक इक्वेशन ली ax इज इक्वल टू b, तो आप आसानी से ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो एक रैखिक समीकरण है, एक लीनियर इक्वेशन है, और इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। कौन है? x। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, एक चर राशि वाली रैखिक समीकरण। और इस समीकरण को हल करने के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां से आप आसानी से कह सकते हो कि x इज इक्वल टू b अपॉन a। क्या इस प्रकार से बोला जा सकता है? अच्छा जी, अब इसी को अगर मैं आगे बात करूं कि किस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, तो मैंने बस इतना सा एक बार आप ये समझ लीजिए। हालांकि 2x2 वाली 3x3 वाली में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि ये जो b है इसको मैंने लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ b। इतनी बातें तो पता है अपने को, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि एक मैट्रिक्स है, ये मान लो एक मैट्रिक्स है 2x2 की 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट जो है वो ऐसे हो जाती है 1 2 3 4। ये जो साइन है ये डिटर्मिनेंट का है, इसको आप मोड नहीं समझेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ b अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। आसानी से हम ये बात बोल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर 2x2 का कोई सिस्टम है, मेरे पास दो चर राशियों वाला सिस्टम है, जैसे मैं आपके सामने इक्वेशन लिखूं ax प्लस by इज इक्वल टू c। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या इस इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आपका जवाब ना में होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक सीधा सा रूल ये होता है कि किसी भी इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं तो आपको इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए? दो दी हुई होनी चाहिए। तो मैं पहली इक्वेशन जो लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यहां पर हमें दो इक्वेशन दे रखे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इस टॉपिक को मैं डिटर्मिनेंट से जोड़ के देखूंगा, देखना। अब जैसे ही ये इक्वेशन है, सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूं कि इन दोनों इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और मैट्रिक्स फॉर्मेट किस प्रकार से? बहुत आसान सा। देखो, मैट्रिक्स फॉर्मेट में क्या होगा, सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाओ 2x2 की, और 2x2 की मैट्रिक्स में सिर्फ ये कोफिशिएंट्स ले, मतलब a1 ले, b1 ले, a2 ले, b2 ले, a1 b1 a2 b2, ठीक है। फिर एक कॉलम मैट्रिक्स बना देता हूं मैं x y, और इक्वल में जो कांस्टेंट्स हैं उनसे एक कॉलम मैट्रिक्स बना देता हूं c1 c2। इजीली आप ये बात समझ सकते हैं। अगर मैं यहां से बात करना चाहूं आपसे कि इसे
क्या दोबारा से अगर सॉल्व करने के लिए आपसे कहा जाए तो दोबारा आप ऐसे सॉल्व करोगे क्या? ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का, बीच वाले नंबर सेम है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा? 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का। 2 क्रॉस 1 कैसे बनेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब a1x प्लस b1y, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया a2x प्लस b2y इक्वल में c1 c2। अब आप क्या इसको दोबारा देखिए क्या लिख सकते हैं कि यहां पर आपका ये एलिमेंट है और सामने वाली मैट्रिक्स में ये एलिमेंट है c1, तो ये बन गई a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और ये वाला एलिमेंट जो है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो क्या वापस आपको वही सिस्टम मिल गया? उसी प्रकार से 2 इक्वेशन लिखी हुई मिल गई। मतलब ये जो मेथड प्रोसेस है इसको हम बोल देते हैं कि ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख दिया हमने, मैट्रिक्स फॉर्मेट। ठीक है, तो बात सीधी सी आती है कि एक दिए गए इक्वेशंस के सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा, सॉरी 3 क्रॉस मतलब 3 वेरिएबल वाला सिस्टम होगा, तो उसमें कितनी इक्वेशंस आएंगी? 3 आएंगी। किस प्रकार से आएंगी 3 इक्वेशंस? मैं यहां लिख देता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1z, इसमें 3 वेरिएबल है, इक्वल टू d1। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। मैं इंट्रोडक्शन में ये बात बता रहा हूं, आगे हम इन इक्वेशंस को सोल्व करने के मेथड्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे जब आप सिस्टम मैट्रिक्स सिस्टम में लिखना चाहोगे, मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना चाहोगे, तो देखो एक मैट्रिक्स बनेगी 3 क्रॉस 3 की। किस प्रकार से बनेगी? a1 b1 c1 फर्स्ट रो बना दो, a1 b1 c1, a2 b2 c2 सेकंड रो बना दो, a3 b3 c3 थर्ड रो बना दो, और कॉलम मैट्रिक्स बना दो जिसमें x y और z आ जाएंगे, और सामने जो है वो आप d1 d2 और d3 से एक कॉलम मैट्रिक्स बना दो। अगर दोबारा आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही 3 इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे। देखिए ये 3 क्रॉस 3 की है, ये 3 क्रॉस 1 की है, तो 3 क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स मिलेगी, सामने 3 क्रॉस 1 की है, वापस आप कंपेयर करके लिखोगे तो यही तीनों इक्वेशंस आपको वापस मिल जाएंगी। इस प्रकार से एक इक्वेशन के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इनके सॉल्यूशन की बात करें, अभी हालांकि इस पर बात वापस आऊंगा मैं, अगर इनके सॉल्यूशन की बात करें तो पहले चलो 2 क्रॉस 2 के सॉल्यूशन की बात कर लेता हूं मैं। 2 क्रॉस 2 के सिस्टम को जब आप सॉल्व करने जा रहे होते हैं, यहां ले रहा हूं मैं, याद कीजिए कि किस प्रकार से हम 10th क्लास के अंदर सॉल्व करते थे। 10th क्लास में हमारे पास में बहुत सारे मेथड होते थे। एलिमिनेशन मेथड याद आ रहे होंगे आपको, एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, उसके बाद में आती थी रिप्लेसमेंट मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और उसके बाद में एक वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हुआ करता था। मैं कोई भी एक मेथड आपके सामने ले रहा हूं 2 क्रॉस 2 को सोल्व करने के लिए, तो मैंने जैसे फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू ले ली, तो फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू मैं आपके सामने लिखूं, तो बताओ क्या लिखूंगा? देखो c1 है, ये ध्यान देना c1, और ये a1 अक्ष है वो उधर चला जाएगा, तो c1 माइनस a1 अक्ष। बात समझ रहे? c1 माइनस a1 अक्ष अपॉन b1। बात क्लियर हुई? ऐसे अब जैसे ही आप y की वैल्यू लेते हो, अब सेकंड इक्वेशन पे चले जाओ और सेकंड इक्वेशन से अक्ष की वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे? देखो a2x प्लस b2, और y की जगह पर मैं ये लिख देता हूं c1 माइनस a1 अक्ष अपॉन b1, और इक्वल में अपने पास में है c2। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। सेकंड इक्वेशन में मैंने y को रिप्लेस कर दिया, मैंने कौन सा मेथड यूज किया? प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है। यहां से मैं b1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरे सिस्टम को, तो ये हो जाएगा a2 b1 अक्ष प्लस b2 c1 माइनस a1 b2 अक्ष। ठीक है, और ये b1 उधर जाके इक्वल टू b1 c2। अगर आप यहां से बात करें कि अक्ष वाले दोनों को एक जगह कर लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा a2 b1 माइनस a1 b2। बात क्लियर है? और उधर हमारे पास में हो गया b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1, और यहां पर मेरे पास में क्या है? अक्ष है इसके साथ। तो अक्ष की अगर आप वैल्यू की बात करें, अक्ष इज इक्वल टू, तो अक्ष इक्वल टू, बात तो क्लियरली समझ रहे हैं ये सारी चीजें। मैंने इसको b1 से मल्टीप्लाई किया, तो b1 इंटू a2 यानी a2 b1 प्लस b2 c1 माइनस a1 b2 x, और सामने आ गया
C2 के साथ में B1। अब देखिए x इक्वल टू क्या हो गया, B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A2 B1 माइनस A1 B2। अगर आप यहां से इस अक्स का जो रिजल्ट आप लिखें तो देखिए अक्स का रिजल्ट मैं किस प्रकार से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अक्स के रिजल्ट को, ये रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में देखो किस प्रकार से लिख रहा हूं। मैं ऐसे लिख रहा हूं कि यहां पर तो मैंने लिखा C1 C2। अच्छा पहले ही लिख लेता हूं, चलो एक काम करूं, ऊपर से भी और नीचे से दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो मैं सबसे पहले ये प्लस हो जाएगा ना, तो इसको लिख दिया C1 B2 माइनस C2 B1 अपॉन, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया, ऊपर वाले माइनस से कैंसिल आउट कर दिया, तो A1 B2 माइनस A2 B1। अब आप देखिएगा यहां पर मैं एक डिटरमिनेंट बढ़ा रहा हूं C1 C2 और यहां लिख रहा हूं मैं B1 B2 अपॉन, नीचे डिटरमिनेंट बढ़ा रहा हूं A1 B1 A2 B1 A2 B2। आप चेक करिए, इनको क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट आपके सामने दिख रहा है आपको, क्या C1 B2 माइनस C2 B1। क्लियर, नीचे क्या आ रहा है देखो A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। बात अच्छे से समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से कि अक्स का रिजल्ट जो आ रहा है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की दो डिटरमिनेंट को आपस में डिवाइड करने से रिजल्ट आ रहा है। इसी प्रकार से अगर आप यहां से पहली इक्वेशन से अक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते और फिर दूसरी इक्वेशन में उसको प्रतिस्थापित करते और तब आप y की वैल्यू कैलकुलेट करते तो आपके सामने जो रिजल्ट आता वो रिजल्ट मैं यहां लिख देता हूं कि आपको मिलता y इज इक्वल टू A1 और नीचे A2 C1 C2 अपॉन A1 A2 B1 B2। आप चेक कर लेना पूरी कैलकुलेशन करके, ठीक है। अगर इस प्रकार से आप ये कैलकुलेशन करेंगे x और y की वैल्यू, तो y के रिजल्ट में भी आप देखेंगे कि एक 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट ऊपर आ रहा है। क्या आ रहा है देखो, A1 C2 माइनस A2 C1 और A1 B2 माइनस A2 B1। आपने क्या नोटिस किया कि डिनोमिनेटर में यानी हर में जो डिटरमिनेंट है वो दोनों जगह पर सेम आएगा। हर में जो डिटरमिनेंट है वो दोनों जगह पर क्या आएगा, सेम आएगा। और अंश वाले में देखो क्या हो रहा है, जब आप अक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो नीचे वाले डिटरमिनेंट में हुआ क्या, देखो अक्स वाला कॉलम तो हट गया, देखो अक्स इसी कॉलम में था, A1 और A2 वाले कॉलम के साथ में अक्स था, अक्स वाला कॉलम तो हट गया और उसकी जगह पर सामने वाले कांस्टेंट्स आ गए। क्लियर है। y की जब वैल्यू की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तब आप देखिएगा नीचे वाला डिटरमिनेंट तो सेम आ रहा है आपका वो कोई, और हो क्या रहा है, नीचे वाले डिटरमिनेंट्स में y वाला कॉलम हट गया B1 B2 और उसकी जगह पर C1 C2 आ गया। आया या नहीं। तो आपने ये देखा कि किसी रेखिक समीकरण निकाय को, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते समय इस प्रकार से आपको डिटरमिनेंट्स प्राप्त होते हैं। यहीं से हमारे डिटरमिनेंट का कंसेप्ट शुरू हुआ। फिर आपने इसके वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए जैसे 2 क्रॉस 2 के अंदर तो आपने क्रॉस कर लिया, 3 क्रॉस 3 के लिए भी आपको सारूस फॉर्मूला बताया था। अच्छा 3 क्रॉस 3 की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक बात बताना, अच्छा एक चीज और पहले क्लियर कर देता हूं, जो नीचे वाला डिटरमिनेंट आप दोनों जगह पर देख रहे हैं वो डिटरमिनेंट क्या किससे बना है, अक्स और वाई के कोफिशिएंट से बना है, A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2, ठीक है। और अंश में क्या हुआ है, अंश में सिर्फ इतना सा काम हुआ है कि ये वाले जो हैं, ध्यान देना, अंश में जो एक्चुअली हुआ क्या है कि यहां पर आप ये देख रहे हैं कि अक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते समय अक्स वाला कॉलम हटाओ और उसकी जगह पर सामने वाले कॉलम यानी सामने वाले कांस्टेंट आ जाएंगे। वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते समय वाई वाला कॉलम हटाओ और उसकी जगह पर सामने वाले आ जाएंगे। तो आपसे पूछा जाए कि अगर आपका सिस्टम 3 क्रॉस, फटाफट आप नोट कर लीजिए ये, अगर आपका सिस्टम 3 क्रॉस 3 का है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक्स का क्या रिजल्ट आप लिखेंगे, एक्स इक्वल टू, तो देखिएगा नीचे तो क्या आएगा, सिस्टम अगर 3 क्रॉस 3 का है तो नीचे वाला डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 का होगा, और वो कैसे होगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये बना दो, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। और जब आप अक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो ऊपर क्या होगा, अक्स वाले कॉलम को हटाना है, वाई और जेड वाले कॉलम एज इट इज, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये तो एज इट इज, और इस कॉलम की जगह पर कांस्टेंट रख देना है, मतलब D1 D2 और D3,
बात समझ रहे हैं? अच्छा, जब y की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे होंगे तब क्या होगा, x वाला कॉलम ये एज इट इज लिखना है आपको, A1 A2 A3, ये वाला कॉलम हटाना है और उसकी जगह पर सामने वाले कांस्टेंट से बनने वाला कॉलम मतलब D1 D2 D3, ये y की वैल्यू आ जाएगी। और जब z की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे होंगे तब क्या होगा, ये एज इट इज आएंगे x और y वाले कॉलम B1 B2 B3, z वाला कॉलम हटेगा और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, D1 D2 और D3। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से क्या हम किसी भी ऑर्डर, अभी हालांकि हमारे जो सिलेबस का पार्ट होगा वो 3x3 से बड़ा नहीं होगा। अगर आपके 4x4 की डिटरमिनेंट कब बनेगी, पहले तो 4x4 की डिटरमिनेंट जब आपके 4 इक्वेशन दी हुई होंगी, x y z और मान लो t और दे दिया, तो इक्वेशन जो बनी होगी वो क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1t इक्वल टू E1 मान लिया। ऐसे 4 इक्वेशन होंगी तो नीचे जो डिटरमिनेंट बनेगा वो 4x4 का बनेगा। ऊपर x की वैल्यू जब कैलकुलेट करनी है तो x वाला कॉलम हटाओ, उसकी जगह पर कांस्टेंट, y की वैल्यू के समय y का कॉलम हटाओ, उसकी जगह पर कांस्टेंट, z की वैल्यू के लिए z का कॉलम हटाया, उसकी जगह पर कांस्टेंट, t की वैल्यू के लिए t का कॉलम हटाया, उसकी जगह पर सामने वाले कांस्टेंट। बात अच्छे से समझ रहे होंगे? तो यहां से जब आप किसी इक्वेशन के सिस्टम को, चाहे वो 2 वेरिएबल का हो, चाहे 3 वेरिएबल का हो, चाहे 4 वेरिएबल का हो, उनको जब सॉल्व करने की बात आती है तब आपको डिटरमिनेंट के कंसेप्ट पर बात करनी होती है। बात समझ रहे हैं? अब डिटरमिनेंट पर वापस आ जाते हैं। ये तो सिर्फ चीजें इसलिए बताई कि इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमें डिटरमिनेंट की बात करनी पड़ती है। ओके, चलिए जी, अब मैं ये सारी चीजें आप लिख लेना सिर्फ एज ए कि इनकी शुरुआत कहां से हुई डिटरमिनेंट की। हाँ, आगे हम दोबारा आएंगे इन बातों पर और इसे हम क्रेमर मेथड, क्रेमर रूल बोलेंगे आगे जाकर के। अभी हमारे को पहले इन डिटरमिनेंट्स को सोल्व करने के मेथड्स पता होने चाहिए। हालांकि हमें एक मेथड पता है, ठीक है, कि 2x2 का आ जाता है तब तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x3 का अगर आता है तो उसके लिए अपन 3 के फैक्टर पहले ऊपर से नीचे की ओर 3 के फैक्टर पद बना लेते हैं, फिर उसके बाद में नीचे से ऊपर की ओर 3 के बना लेते हैं, आपस में माइनस कर देते हैं, आ जाता है आंसर। बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डिटरमिनेंट में अपने आप में यूनिक होंगी वो चीजें, तो उन्हें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट आप ये सारी चीजें मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए और वापस आ जाइए डिटरमिनेंट की डेफिनेशन पर। अगर मैं डिटरमिनेंट की डेफिनेशन की बात करूं तो क्या लिखूंगा, इफ a is equal to aij n cross n is a square matrix, then its determinant is denoted by ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ऐसे लिख देते हैं DETA, और डेल्टा भी लिख देते हैं, और कई बार आपको कैपिटल D भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, अब ये जो है, ये अगर बात करें सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट डालें इसके, हाँ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लेंगे, यदि a बराबर aij n क्रॉस n एक वर्ग अवयव हो तो इसके सारणिक को ये लिख लेना, या ये लिख लेना, या ये लिख लेना, या D, ठीक है, से निरूपित किया जाता है। ठीक है, चलिए जी, अब मैं सबसे पहले ले रहा हूं नंबर 1, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, मतलब एक क्रम की सारणिक। अच्छा, ये बात अब बताने की नहीं है कि डिटरमिनेंट्स जो है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक क्रम की सारणी क्या होगी, जैसे यहां लिख रहा हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए, या सिर्फ डेल्टा से लिख लो आप, ज्यादा बेहतर रहेगा। डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, A11, सिर्फ एक एलिमेंट होगा और डिटरमिनेंट का साइन लगाना आपको, तो ये आ जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो सिर्फ A11 ही होती है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछूं कि डिटरमिनेंट ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताएंगे 2।
आपसे पूछा जाए डिटर्मिनेंट ऑफ -5 की वैल्यू कितनी होती है तो आप बताएंगे -5। ध्यान रखें, मैं फिर से कह रहा हूं कि इसका मतलब मोड नहीं है। ओके, नंबर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 यानी 2 क्रम के सारणिक, इसे भी हमें एक्सप्लेन करने की किसी भी प्रकार से जरूरत नहीं है, फटाफट आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए। डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर की होगी, इसका मतलब क्या होगा, उसमें A11 A12 A21 A22 ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, इज इक्वल टू कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, A11 A22 ये मल्टीप्लाई हो गए माइनस A21 1 और A12। ठीक है, फटाफट नोट करें, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हो गई। उसके बाद में 3 क्रॉस 3 की, अब लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 यानी 3 क्रॉस या 3 क्रम की सारणिक, तीसरा पॉइंट लिख लिया होगे। इसमें मैं डेल्टा इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 की है तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, मैं आज एक बार फिर से बात करूंगा आपसे। कैसे क्रॉस करना है, इस बार पहले ऊपर से नीचे की ओर करो, तो A11 A22 A33 मतलब मल्टीप्लाई किसको कर रहा हूं मैं, A11 A22 और A33 प्लस, समझ रहे हो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये दोनों इसके साथ में मल्टीप्लाई होंगे, मतलब A12 A23 और A31 प्लस इधर देखिएगा A13 A21 और A32 ऐसे मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर से एक और नीचे से ये 2, मतलब ऐसे डायगोनली बना लो आप, है ना। तो ये हो जाएगा A13 A21 और A32, ये तो ऊपर से नीचे की ओर मल्टीप्लाई हुआ है। अब माइनस लगा के, जैसे इसमें भी तो करते हैं, पहले ऊपर से नीचे की ओर फिर नीचे से ऊपर की ओर, तो माइनस लगा के नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा A31 A22 A13 A31 A22 और A13 प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करो, इधर से 2 आ गए तो ऊपर से 1 ले लो, मतलब A32 A23 और A11 प्लस ऐसे ही A33 A21 और A12 इनको मल्टीप्लाई कर दिया, A33 A21 और A12। इस प्रकार से ऊपर वाले तीनों को जोड़ेंगे, नीचे वाले तीनों को जोड़ेंगे, आपस में माइनस कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसे हम कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बात क्लियर है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आप साथ साथ, अच्छा आगे हम जो भी कुछ पढ़ने जा रहे हैं, सुनना एक चीज, जो कुछ भी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारा बेस 3 क्रॉस 3 को रखेंगे अपन, ठीक है ना। मतलब जिस भी कंसेप्ट को समझेंगे हम एक 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट से ही समझेंगे हर चीज को, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत 2 क्रॉस 2 से समझेंगे फिर 3 क्रॉस 3 से अलग नहीं समझेंगे, एक सिर्फ 3 क्रॉस 3 के लिए समझ लेंगे, अपने आप 2 क्रॉस 2 ये सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। मैं एक एग्जांपल आपके लिए ले रहा हूं, मैंने डिटर्मिनेंट लिया एज एग्जांपल, उसकी वैल्यू आपको बतानी है। डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 0 5 9 और 2 2 1, इसकी वैल्यू बतानी हो तो आप सबसे पहले तो ऊपर से नीचे की ओर आए, 1 इंटू 5 इंटू 1 तो 5 हो गया ये मल्टीप्लाई करके इन तीनों को, फिर देखो 2 इंटू 9 इंटू 2 ऐसे करेंगे, ऊपर से इधर से 2 इधर से 1, 2 इंटू 9 इंटू 2 तो 36 हो गया, प्लस 3 इंटू 0 इंटू 2 तो प्लस 0, ये तो ऊपर से नीचे की माइनस, अब नीचे से ऊपर की चलो और चलो 2 इंटू 5 इंटू 3 30, प्लस 2 इंटू 9 इंटू 1 18
प्लस 1 इंटू 0 इंटू 2 0 इक्वल टू, अब क्या रिजल्ट आया, 36 और 5 41 माइनस 30 और ये 18 है तो माइनस के 48 हो गए, तो 41 माइनस 48 तो माइनस के 7 बच गए, माइनस के 7। ये आपकी डिटरमिनेंट वैल्यू होगी। बात आई होप अच्छे से क्लियर होगी आपकी कि इस प्रकार से किसी भी 3x3 डिटरमिनेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इसको और आगे एनालिसिस करते हैं किस प्रकार से। ये मिटा सकता हूं, फटाफट नोट कर लीजिए। इसे हम किस प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं वो देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं, सुनिएगा ध्यान से, कि ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है इसमें यहां से शुरुआत की थी अपन ने, ये तीनों प्लस में थे, फिर इसके बाद में ये माइनस में आने शुरू हो गए, तो ये ब्रैकेट में हटा रहा हूं और इन सारे साइंस को मैं क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। ओके, अब आपके सामने मैं इसमें जो पहला तरीका डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है इस पर बात करना चाहूंगा और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं आपसे पूछूं कि आपको जो सामने रिजल्ट दिखाई दे रहा है, इस रिजल्ट में फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कहां कहां पर है, तो आप क्या कहेंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कहां कहां पर है। देखो फर्स्ट रो का एलिमेंट A11 यहां रहा और A11 ये देखो ये रहा, है या नहीं है दो जगह पर। इस A11 को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं, किसको कॉमन निकाल लिया मैंने, A11 को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो मेरे पास में जो रिजल्ट बचेगा वो क्या बचेगा, देखो A22 A33 माइनस A32 और A23। मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है A12। अब A12 कहां कहां पर है, A12 ये रहा एक, तो A12 ये एक जगह तो ये रही और एक जगह ये रही, ठीक है। अब मैंने क्या किया, A12 को कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, निकाल लिया, क्या बचा मेरे पास में A23 A31 माइनस A33 A21, यही बचा। ऐसे ही मैंने फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट है यानी कि A13 उसको देखो बच गए, उनमें दो जगह पर A13 भी है। A13 एक तो यहां रहा और एक यहां पर रहा। अगर A13 को मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो मेरे पास में बचा A21 A32 माइनस A31 A22। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूं, डेल्टा इज इक्वल टू A11, ये जो लिखा हुआ है क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, क्या देखिएगा, A22 A23 A32 A33। सोच के देखो, अगर इसे 2x2 के मैट्रिक्स के ऑर्डर में लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा क्या, ये दोनों मल्टीप्लाई करो माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई करो, हाँ या नहीं। अच्छा जी, प्लस, अच्छा प्लस लिया अपन ने और मेरे पास में एलिमेंट है A12 और इसको जो है वो मैंने इस प्रकार से लिखा A23 A31, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्या, और माइनस A33 A21। थोड़ा सा आपको अजीब नहीं लग रहा, इस डिटरमिनेंट पे आपने देखा पहले, चलो एक बार अगला और लिख लेता हूं, बाद में देखेंगे। प्लस A13 के मल्टीपल में जो लिखा हुआ उसको मैं 2x2 का मैट्रिक्स देखो कैसे बना रहा हूं, A21 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 32 से, तो A32 A31 तो यहां लिखा A31 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, A22 से। बात समझ रहे हैं। अच्छा जी, अब आप अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स पर आ जाओ। ओरिजिनल मैट्रिक्स पर आप क्या देख पा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। ओरिजिनल मैट्रिक्स में आप ये देख पा रहे हैं कि A11 को मल्टीप्लाई किया गया है 2x2 के एक मैट्रिक्स से, A11 को मल्टीप्लाई किया गया 2x2 के एक मैट्रिक्स से। बोर्ड पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि A11 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, A11 की रो को और कॉलम को हटा दो, देखो यही बचा क्या, हाँ या नहीं। अच्छा जी, A13 को देखो किससे मल्टीप्लाई किया गया, मैं इसको वापस लिख लेता हूं,
समझने के लिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखिएगा समझने के लिए आप क्या करो, A13, पहले मैं इसको, ये बात क्लियर हो गई थी आपकी, और फिर ये वाली बात करता हूं मैं, बीच वाली बात एक बार बाद में करूंगा, पहले A13 देखो। A13 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, A13 की रो को हटा दो और A13 के कॉलम को हटा दो। देखो ऐसी डिटरमिनेंट मिल रही है, A21, A22, A31, A32। यहां देखिए A12 में A12 की रो और A12 के कॉलम को अगर आप हटाते हैं तो डिटरमिनेंट जो बनता है वो ऐसा बनेगा, A21, A23, A31 और A33। बट हमारे पास में जो मिल रहा है वो डिटरमिनेंट देखो कैसे मिल रहा है, इसमें ये वाला इधर मिल रहा है, ये वाला इधर मिल रहा है, ये इधर मिल रहा है और ये इधर मिल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहीं पर पहले ही माइनस कॉमन ले लेता मैं। माइनस कॉमन लेने से अब ये क्या हो जाता, ये वाला इधर आ जाता। अगर मैं यहीं पर माइनस कॉमन ले लेता तो ये प्लस हो जाता और ये क्या हो जाता, माइनस। ठीक है क्या, अब देखिएगा, अब अगर आप देखें तो A21 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, A3 से, 21 मल्टीप्लाई हो रहा है A33 से, और A23 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, A31 से। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट को की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको सारूस फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है तो हमारे पास में ये भी एक मेथड है, और वो मेथड किस प्रकार से है, आपने देखा कि मैंने पहले सबसे पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिख दिए। फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखेगा, देखो सबसे पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट, और अल्टरनेट साइन लगाए मैंने, प्लस माइनस प्लस। बात समझ रहे, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर अल्टरनेट साइन लगाया, प्लस माइनस प्लस। ओके, अच्छा फिर क्या किया, A11 के साथ में एक 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट लिखा, और उस डिटरमिनेंट को सुनिएगा ध्यान से, वो जो डिटरमिनेंट है वो कैसे आया, A11 की रो को और A11 के कॉलम को मैंने हटा दिया, तो जो रिमेनिंग चारों एलिमेंट्स हैं वो 2 क्रॉस 2 का एलिमेंट बनाया। ऐसे ही यहां पर A12 के साथ में मैंने क्या दिया, इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दिया और ये आपस में लिख दिए। ऐसे ही इसके लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, जो बच गए वो चारों एलिमेंट लिख दिए। तो क्या ये भी अपने पास में एक तरीका है, हाँ या नहीं? अच्छा सिर्फ यही नहीं, अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपने सारूस फॉर्मूला पढ़ा था उसमें से सेकंड रो के एलिमेंट्स को, जैसे मैंने यहां पर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कॉमन लेकर के बाकी को लिखा, वैसे सेकंड रो के एलिमेंट्स को कॉमन ले, बात समझ रहे हो? सेकंड रो के एलिमेंट्स को आप अलग अलग कॉमन ले, जैसे सेकंड रो के एलिमेंट्स, जैसे पहला एलिमेंट है सेकंड रो में 2 1, तो 2 1 कहां मिल रहा है आपको, 2 1 मिल रहा है एक तो यहां पर और एक यहां पर, तो इन दोनों से A21 कॉमन ले लो। ऐसे ही A22 कहां मिल रहा है, देखो ये रहा 2 2, ये रहा 2 2, इन दोनों में से A22 कॉमन ले लो। ऐसे A23 कहां मिल रहा है, ये रहा 2 3, ये 2 3, इन दोनों में से A23 कॉमन ले लो। तब आप देखेंगे कि जो साथ में आ रहे हैं वो उस एलिमेंट की रो और उस एलिमेंट के कॉलम को छोड़ने से जो 2 क्रॉस 2 का एलिमेंट, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट मिल रहा है वही आएगा उनके मल्टीपल के अंदर। तो इस प्रकार से क्या मैं ये कह सकता हूं कि देयर आर 6 वेज टू एक्सपेंड ए डिटरमिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3। एक 3 क्रॉस 3 के सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास में 6 तरीके हैं, है कि नहीं है? आप कैसे 6 तरीके हुए, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, थर्ड रो के एलिमेंट्स इसमें से कॉमन ले लो और इस प्रकार से बना लो, ऐसे ही फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से बना लो, ऐसे ही सेकंड कॉलम से बना लो, ऐसे ही थर्ड कॉलम से बनाओ। मैं फर्स्ट रो से बना के आपके सामने लिख रहा हूं, बात क्लियर है? अच्छा अब एक और बात इंटरेस्टिंग, इसे जो है डेल्टा जी, अच्छा जो साइन है वो किस प्रकार से आएंगे आपके पास में, वो मैं यहां लिख देता हूं नोट लगा करके, आप इसके साइन कन्वर्जन को लिख लीजिए कि एक 3 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स है इसमें आप ये जो साइन ले रहे हो ना, प्लस माइनस प्लस, ये इस प्रकार से होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, सॉरी प्लस, ये सॉरी प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चलेंगे, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना? नोटिस करने वाली बात देखिएगा, प्लस साइन वहां आ रहा है जहां पर आई और जे का सम योग, सम संख्या आ रही है, इवन नंबर आ रहा है। देखो 1 और 1 का सम कितना आ रहा है, 2, प्लस आया ना इसके पीछे साइन,
1 और 2 का सम कितना आया 3, इसके पीछे देखो माइनस आ गया। 1 और 3 का सम कितना आया 4, 4 प्लस आ गया। जहां पर i और j का सम, i और j का योग सम संख्या आ रही है, इवन नंबर आ रहा है, वहां तो प्लस आ रहा है, और ओड नंबर जहां आ रहा है वहां पर माइनस आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखो इसको लिखने के हमारे पास में तरीके क्या है। नंबर 1, ये जो डिटरमिनेंट आपने लिखा है a11, इधर ये 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट जो बन रहा है इसको हम लिख देते हैं m11 से, माइनस a12, इस डिटरमिनेंट को हम लिख देते हैं m12 से, प्लस a13 और इस डिटरमिनेंट को लिख देते हैं m13। अब ये m क्या है मैं यहां लिख देता हूं m, जैसे अगर यहां लिखा हुआ 11, m11 का मतलब क्या है, माइनर ऑफ a11। अब ये आप बताइए, खुद ही सोचिए, ये माइनर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। माइनर कैलकुलेट किया जाता है किसी भी एलिमेंट का माइनर उस एलिमेंट की रो और उस एलिमेंट के कॉलम को छोड़ने से जो डिटरमिनेंट मिलता है उसे हम माइनर कहते हैं। बात समझ रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि m12 क्या है, तो आप क्या कहोगे, m12 क्या है, माइनर ऑफ a12। किसका माइनर है, m12। अब ये माइनर कैसे आएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ने से, डिलीट करने से जो डिटरमिनेंट मिलेगा, जाहिर सी बात है आपका दिया गया डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 का है, तो जो भी माइनर मिलेगा वो 2 क्रॉस 2 का मिलेगा। क्या बात समझ रहे हैं। क्योंकि आप माइनर कैसे मिलेगा, किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है तो उस एलिमेंट की रो को और उस एलिमेंट के कॉलम को डिलीट कर दोगे तो जो बचेगा वो माइनर होगा। ठीक है। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं ये m13 क्या है, तो आप m13 के बारे में क्या कहोगे, माइनर ऑफ a13। अच्छा, इस माइनर को हिंदी में कहा जाता है उपसारणिक। अब समझ गए होंगे, उपसारणिक मतलब सारणिक से छोटा। बात समझ रहे हो। तो ये जो है वो माइनर होता है। समझ पा रहे हैं बात को। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक डिटरमिनेंट है 4 क्रॉस 4 का, तो उसका माइनर होगा, किसी भी एलिमेंट का माइनर हो, वो किस ऑर्डर का होगा, आप कह देंगे 3 क्रॉस 3 का। अगर आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो इसका माइनर कितने का होगा, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का होगा। आपके दिमाग में अच्छा ऐसे कैसे, देखिएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज और बता देता हूं साथ ही साथ, ये माइनर्स साथ साथ लिखते चलो, ये सारी चीजें बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इन माइनर्स के साथ अगर इनका साइन भी शामिल कर लिया जाए, जैसे इसके पीछे कोई सा साइन है प्लस का, तो इस साइन को सम्मिलित करते हुए इसे हम लिख देते हैं C11। अच्छा, इस साइन, इसके साथ में माइनस साइन सम्मिलित करते हुए मैं प्लस बना देता हूं A12 C12, और इसका साइन प्लस है तो A13 C13। सोचना ये C क्या है, C है कोफैक्टर। ये बात मेरे एडजॉइंट में आई है, यानी सहखंड। सोचो ये क्या हुआ है, एक्चुअली ये क्या हुआ है कि जहां पर I और J का सम, I और J का योग इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, उस केस में तो माइनर और कोफैक्टर एक ही होते हैं। जहां पर विषम है, मतलब ओड नंबर है इनका सम, ठीक है, वहां पर ये पीछे वाला माइनस सम्मिलित करेंगे, तब जाकर ये क्या बनेगा, CIJ या C12 बन गया इसका। बात क्लियर। तो माइनर तो कैसे आता है, माइनर तो हमें उस किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, तो उस एलिमेंट की रो को और उस एलिमेंट के कॉलम को डिलीट कर दो तो माइनर आ जाएगा, उपसारणिक आ जाएगा। अच्छा, फिर क्या आता है, कोफैक्टर कैसे आता है, माइनर ही होता है कोफैक्टर भी, बट साथ में प्लस माइनस शामिल किए जाते हैं। अच्छा, जहां पर I और J का सम, I और J का योग सम संख्या यानी इवन नंबर आता है, उस केस में तो माइनर और कोफैक्टर में कोई डिफरेंस नहीं होता। हां, जहां पर विषम संख्या आता है, ओड नंबर आता है, वहां पर माइनर के पीछे माइनस लगाने से उसका कोफैक्टर बनता है। बात क्लियर। तो इस प्रकार से क्या मैं ये कह सकता हूं, ये फटाफट आपने नोट कर लिया होगा कि मेरे पास में इस पूरी प्रोसेस को, मैं ये सब अब नहीं लिख रहा हूं, आपसे कहा जाए
कि सेकंड रो के साथ इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना हो तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। सेकंड रो के साथ में करना हो तो डेल्टा इज इक्वल टू, सेकंड रो के एलिमेंट लिखो पहले तो, A21, A22 और A23, ठीक है। अच्छा बाद में इसके साइन लगा दो, 21 तो साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। 3 आ रहा है ना, यहां पर 4 आ रहा है तो प्लस, यहां पर क्या आ रहा है 3, इसके अकॉर्डिंग लगेंगे साइन माइनस। फिर इसका माइनर आ जाएगा इसके साथ में, इसके साथ में इसका माइनर आ जाएगा और इसके साथ में इसका माइनर आ जाएगा, बस बात समझ रहे। अच्छा साथ ही साथ ये भी लिख सकते हो, इस माइनस को और इसको मिला करके एक साथ, देखो कोफैक्टर लिखते समय आपको माइनस माइनस नहीं, बहुत माइनस उसके अंदर इंक्लूड हो गया तो ऐसे लिखेंगे A21 C21, A22 C22। आपकी बुक में ये जो C है इसको शायद F से लिखा हुआ मिल सकता है, कई जगह पर कैपिटल A से लिखा हुआ भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये माइनस इसके साथ में शामिल होकर के अब ये क्या बनेगा, C23, ये कोफैक्टर हो गए। मतलब कोफैक्टर के अंदर ऑलरेडी प्लस माइनस एडजस्ट हो चुके होते हैं। माइनर अगर आप लिखते हैं तो आपको प्लस माइनस का ये साइन ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि इस मैट्रिक्स को, इस डिटरमिनेंट को सेकंड कॉलम के साथ में एक्सपेंड करो तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट लिखो पहले तो, A12 ये है सेकंड कॉलम, A22 और A32 लिख दिए। अब इनके साइन लगा दो, 1 और 2 3 विषम संख्या है, विषम संख्या तो माइनस, 2 2 4 सम संख्या प्लस, इसके अकॉर्डिंग लगे माइनस प्लस माइनस। और इसका माइनर M12, इसका माइनर M22, इसका माइनर M32। ये भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी, वो जो शुरू में मिल रहा था वो का वो डिटरमिनेंट मिलेगा। बात समझ रहे हैं। चलिए जी ये हो गई माइनर और कोफैक्टर की बात। अच्छा एक छोटा सा रिलेशन फटाफट आप इसमें लिख लेना नोट लगा करके कि भाई जो माइनर, नोट में एक तो साइन कन्वर्जन लिख लेना, एक साथ ही साथ नोट लगाकर ये भी लिख लेना कि जो आपका CIJ होता है वो होता है -1 की पावर I प्लस J और MIJ। ये सब कुछ निरूपित कर देगा अपने आप। I प्लस J, I और J का अगर योग सम हुआ 2 4 6 ये हुए तब तो क्या होगा, -1 के ऊपर पावर 2 लगे 4 लगे, ऐसे केस में तो ये प्लस हो जाता है, मतलब उस केस में तो माइनर और कोफैक्टर इक्वल हो जाते हैं। अगर इसका योग विषम हुआ, मतलब जैसे 5 आ गया तो ऐसे केस में -1 पर पावर 5 तो माइनस आएगा, तो उस केस के अंदर माइनर के पीछे माइनस और लगाते हैं इस कंडीशन, ठीक है। तो ये एक नोट में लिख लेना इनके बीच का रिलेशन, ओके। अब मैं वापस फटाफट नोट कर लो। जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल क्या था, मैं फिर से ले रहा हूं। क्वेश्चन है डेल्टा इज इक्वल, वही वो के वो डेटा ले रहा हूं, 1 2 3 0 5 9 2 2 1, ठीक है। अब इसमें नंबर 1 आपसे कहा गया है फाइंड M21 एंड C21। नंबर 2 आपसे कहा गया है फाइंड M31 एंड C31। नंबर 3 आपसे कहा जाए फाइंड M23 एंड C23। आपसे कहा जाए एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू R1 या R2 ले लो, ज्यादा सही है R2। एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू R2 यानी R2 के अनुदिश प्रसरण कीजिए या प्रसार कीजिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन का जवाब देते हैं अपन। M21 का मतलब यह है कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के को डिलीट करना है। किस किस को डिलीट करना है? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो देखो ये रहा सेकंड रो और ये रहा फर्स्ट कॉलम, इनको डिलीट कर दो। कर दिया, क्या बचा? 2 3 2 1 2 3 2 1।
अब बताइएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 3 6 कितना आया -4। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए C21 जो होगा वो कैसा होगा, M21 के इक्वल होगा या इसके माइनस के इक्वल होगा। आप एक काम किया करो, प्लस माइनस दोनों लगा लिया करो, पहले लिखने नहीं है, सिर्फ सोच लिया करो दिमाग में कि प्लस और माइनस, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब क्या आएगा उसके लिए देखो, 2 और 1 3, 3 कैसा नंबर है, ओड नंबर है, यानी विषम संख्या है, विषम संख्या है तो माइनस आएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा बताओ, -4 कितना हो गया, प्लस का 4। बात समझ रहे। नंबर 2, आपसे पूछा जाए M31, तो इसका मतलब क्या करना है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम करो डिलीट। 31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, 2359 2359 बोलो 18 माइनस 15, 18 में से 15 माइनस हुए कितने बचे, 3। अब आपसे पूछा जाए कि C31 और M31 के बीच कैसा रिलेशन होगा, इक्वल होंगे या -M31 होगा। उसके लिए आपको ये देखना है I और J का सम कितना आ रहा है, प्लस में सॉरी सम संख्या आ रही है, इवन नंबर आ रहा है तो इक्वल आएंगे, ओड नंबर आता तो माइनस आता, मतलब वो साइन कन्वर्जन दिमाग में रखो। 31 की पोजीशन कहाँ है, ये है क्या 31, तो सोच लो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ही आता है क्या, बस। अब बताओ 31 कितना, मतलब C31 भी कितना आ गया, 3 आ गया। नंबर 3, आपसे पूछा गया है M23, इसका मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये रहा सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, डिलीट कर दिया, बचा 1 2 2 2 1 2 2 2, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 -4 -2। अब बताइएगा C23 क्या आएगा, C23 क्या होगा, M23 के इक्वल होगा या उसका नेगेटिव होगा, बिल्कुल नेगेटिव होगा, क्यों 2 3, पहली बात तो पोजीशन देख लो 2 3, सेकंड और थर्ड ये वाला है, ये प्लस माइनस पोजीशन पर है तो माइनस आएगा। अब बताइए -2 मतलब कितना हो गया, प्लस का 2। बात क्लियर है। अच्छा जी, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं R2 के साथ में इसको एक्सपेंड करना, किसके साथ में, R2। तो सबसे पहले R2 के एलिमेंट लिख लो। R2 का पहला एलिमेंट है 0, अगला एलिमेंट है 5 और उससे अगला एलिमेंट है 9। फिर उनके साइन लगा दो, देखो प्लस माइनस प्लस, यहां क्या होता है माइनस, फिर यहां पर प्लस, यहां माइनस। मान लो ये -5 होता तो आप -5 को तो लिखते ब्रैकेट में और बाहर प्लस लगाते। ये मत सोच लेना कि -5 ये ऑलरेडी माइनस में है तो चलो ठीक है अपने को माइनस लीजिए, नहीं, ये नंबर्स क्या है इनसे हमें मतलब नहीं होता है, पोजीशन कौन सी है उस पोजीशन पर हमें अपने हिसाब से साइन लगाने। अब देखो 0 के साथ में क्या लिखना है, 0 की रो को और 0 के कॉलम को हटा दो, क्या बचा 2 3 2 1, बस 2 3 2 1। अब 5 के साथ में क्या लिखना है, 5 की रो को और 5 के कॉलम को हटा दो, तो क्या बचा 1 3 2 1 1 3 2 1। -9 के साथ में क्या करना है, सॉरी -9 नहीं, एक्चुअली ये 9 ही है, वो तो पोजीशन की वजह से माइनस आया, इसकी रो को और इसके कॉलम को हटा दो, तो बताओ 1 2 2 2 1 2 2 2। ओके, अच्छा जी, इसको शायद आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करते हैं, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो जाएगा क्या, ये बताओ 1 -6 मतलब कितने हो गए, 1 में से 6 माइनस हुए तो बचे -5 और -5 प्लस 5 से मल्टीप्लाई होंगे तो -25 -9, ये कितने हो जाएंगे देखो 2 -4 2 -4 -2 -4। बात अच्छे से समझ रहे हैं, 2 और ये हो गए -4, तो -2 इसके साथ में हो गए तो +18, कितने हो गए ये माइनस के साथ हो गए, क्या ये वही आंसर है जो पीछे आया था अपना, बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के ये 6 मेथड और जान गए। अब अच्छा, कितना अच्छा होता अगर इसमें 0 और होता, यहां पर भी 0 होता, तो देखे जिस प्रकार से यहां 0 होने से ये क्या था, ये लिखा ही अपने, कोई मतलब तो नहीं था ना इसको लिखने का,
क्योंकि हमें पता है इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो जीरो के साथ में मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। अगर ये वाला जीरो होता तो ऐसे केस में ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ये भी जीरो हो जाता, फिर सिर्फ इस एक को ही कैलकुलेट करना होता क्या? हाँ या नहीं? तो सुनिए ध्यान से अब मेरी बात। हमारी कोशिश क्या रहती है, सारूस फॉर्मूला हमने सोल्व किया, इससे हमने बहुत सारे डिटरमिनेंट्स को सोल्व किया है। उस केस में क्या होता है कि कई बार गलती हो जाती है। तो ऐसे केस में ये एक्सपेंड करने वाला मेथड हमारी कैसे कब हेल्प करता है? जैसे ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है और आपसे कहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, तो होते तो हमारे पास में 6 तरीके हैं, हम कौन सा तरीका सेलेक्ट करें? इसमें तो क्वेश्चन में पर्टिकुलर इसने लिख दिया कि R2 के रेस्पेक्ट में ही आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में नहीं कहा हुआ हो तो आप क्या देखते हो कि किसी रो या किसी कॉलम में अगर 2 जीरो नजर आ जाए, बात समझिएगा, अगर किसी रो या किसी कॉलम में 2 जीरो दिख जाएं आपको, तो हम उसी के साथ में एक्सपेंड करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे? क्योंकि हमें पता है इस जीरो का कोफैक्टर, ये जो माइनर है वो लिखने की जरूरत नहीं है, इसका माइनर भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनर लिखेंगे फिर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जीरो लिखेंगे, इससे अच्छा डायरेक्टली जीरो लिख देंगे ना। तो बचा सिर्फ ये एक नो क्या। तो अगर किसी डिटरमिनेंट में, आगे जब हम डिटरमिनेंट के बड़े क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब मैं आपको एक बात बार बार बोलूंगा कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम डिटरमिनेंट की, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 जीरो बन जाए। उससे बेनिफिट क्या होगा, उसको एक्सपेंड करना, उसको प्रसारित करना आसान हो जाएगा। जो 2 जीरो बन गए कहीं पर भी, उन दोनों जीरो, अच्छा एक ये जीरो बन गया, एक ये जीरो बन गया, ये मान लो 5 है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। एक रो में या एक कॉलम में 2 जीरो, जैसे ये दोनों एक ही रो में है, अगर यहां पर दोनों जगह पर जीरो बन जाता तो वो हमारे लिए बेनिफिट होता। एक जीरो यहां बन गया, एक जीरो यहां जीरो बन गया, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट कब होगा, जब किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 जीरो बन जाए, तो बेनिफिट ये हो जाएगा कि उन दोनों के माइनर लिखने की जरूरत नहीं है। जो बच गया एक, उसका माइनर कैसे लिखेंगे, उसके ऊपर जाएंगे, राउंड बनाया, उसकी रो को और उसके कॉलम को छोड़ दिया, इनको क्रॉस कर दिया और इस 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। साथ ही साथ ये भी देखना है कि ये 9 है, ये कौन सी पोजीशन पर है। अगर प्लस पोजीशन पर है तो इसके पीछे प्लस साइन लगाएंगे, माइनस पोजीशन पर है तो इसके पीछे माइनस साइन लगाएंगे, ये बेनिफिट हो जाता है। तो अच्छा एक चीज और, अगर मैं यहीं पर बता दूं एक बात कि एक डिटरमिनेंट है, बहुत बड़े बड़े नंबर लिखे हुए हैं, 78, 87, 95, 0, 0, 0 और 102, 103, 198, आप बताओ वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। आप ऐसे करके देख लेना कैसे भी, लेकिन हमें पता है कि किसी एक रो में सारे एलिमेंट जीरो बन गए, तो हम इसी के साथ में क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। अब ये जीरो लिखा, इसका कोफैक्टर, ये सॉरी माइनर, फिर ये माइनस पोजीशन पर है, अगला प्लस पोजीशन पर आएगा, इसका लिखेंगे, फिर उससे अगला माइनस पोजीशन पर आएगा, इसका लिखेंगे। हमें पता है न तो ये लिखने की जरूरत है, न ये लिखने की जरूरत है, न ये लिखने की जरूरत है, क्योंकि 0, 0, 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फाइनली क्या आना है, जीरो आना है। तो ये भी हमारा एक प्रॉपर्टी बनेगी कि यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली जीरो होती है। आप सारूस फॉर्मूला लगा के भी देखेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो ही मिलेगी। बात क्लियर है? तो आज का इस लेक्चर का उद्देश्य जो रहेगा वो सिर्फ यही रहेगा कि आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में पता चलना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और लिख रहा हूं जिसे आपको खुद को करना है। और खुद को करना ही नहीं है, कमेंट में आंसर भी डालना है, ठीक है, वीडियो के बाद में। और जो वीडियोस हैं वो आप लाइक शेयर करते रहो। आगे आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आज सिर्फ ये एक डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन था, इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन आज ये चीज़ नहीं बताई है आपको। अब आप धीरे धीरे इसके जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, जो एप्लीकेशन पार्ट है, उनकी ओर बढ़ेंगे। 1, 4, 5। पहले तो इसको सिंपल, नंबर 1 तो क्या करना आपको, सारूस फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू फाइंड करनी। नंबर 2, इसमें से आपको M13 और C13 फाइंड करना है। नंबर 2, आपको M23 और C23 फाइंड करना है। नंबर ये 3 हो गया ना। और नंबर 4, आपको M22 और C22 फाइंड करना है। 5, आपको M33 और C33 फाइंड करना है। 6, आपको R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है।
और सातवां आपको C1 के रेस्पेक्ट में भी एक्सपेंड करना है। आप देखेंगे यहाँ से रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे और उसकी फ़ोटो जो है वो आप टेलीग्राम वाले पर भेज देना ताकि मैं देख सकूं कि हाँ आप किस तरीके से लिख रहे हैं। तो बात मेरे जो ये इंट्रोडक्शन वाला था मैटर, इसमें मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य जो था वो सिर्फ इतना था कि मैं आपको डिटर्मिनेंट जो एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है या फिर राजस्थान बोर्ड की बुक में जो अपना चैप्टर नंबर 4 दे रखा है, उसका शुरुआती 4.1 वाला पार्ट है, वो आप आसानी से उसके एग्जाम्पल्स हैं वो सारी चीज़ें आप कर लेना इसके तरीके से, ठीक है। और डिटर्मिनेंट का ये इंट्रोडक्शन हुआ है सिर्फ। अब आने वाले लेक्चर्स हैं वो थोड़े थोड़े अच्छे लेवल पर बढ़ते जाएंगे और इसका एप्लीकेशन पार्ट है वो बहुत अच्छे से हम करेंगे। बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है और बड़ा क्वेश्चन होता है, उसको हम बहुत ही आसानी से। अच्छा एक चीज़ और, कल का जो बोर्ड का पेपर हुआ उसको देखने के बाद में बहुत सारी चीज़ें समझ में ये भी आई हैं कि आने वाले सेशन में हमारा पढ़ने का तरीका बहुत ज़्यादा बदलने वाला होगा। हमें थ्योरेटिकल पोर्शन पर भी ध्यान देना है। बहुत सारी चीज़ें मैं जो बोल देता हूँ और आप उसको लिख लेते हैं लेकिन फिर पढ़ते नहीं हैं या फिर लिखते ही नहीं है, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। जैसे कल के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, डिफाइन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज, व्युत्क्रमणीय तथा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह को परिभाषित कीजिए। अब सोचो, आपको इतना ये तो पता है कि सिंगुलर कब होती है, नॉन सिंगुलर कब होती है, ठीक है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन जो मैंने आपको बोल के बताई थी कि एक मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसे हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉन जीरो होती है, नॉट इक्वल टू जीरो होती है, ठीक है। तो ऐसे जो पॉइंट्स जो मैं बोलता रहता हूं तो उन्हें आप फटाफट नोट भी करेंगे, ठीक है, और प्रॉपर नोट्स मेंटेन करेंगे ताकि आपको आने वाले समय में अगर कभी लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और कंपटीशन एग्जाम में तो ये हेल्प करेंगे ही करेंगे आपकी, लेकिन इस बार के पेपर ने ये भी सीख दे दी कि बोर्ड एग्जाम में भी थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें जैसे आपको क्वेश्चन में पूछ लिया कि माइनर और कोफैक्टर को डिफाइन कीजिए, तो वर्ड टू वर्ड आपको क्या क्या चीज़ मैंने बता दिया अपनी तरफ से, लेकिन आपको अपने वर्ड्स देने हैं और इस प्रकार से ये डेफिनेशन बुक की लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू कर दो। अब एक एक लाइन जैसे एसएसटी पढ़ते हो उस तरीके से बुक की लाइन टू लाइन हमें पढ़नी है ताकि कहीं से भी कोई पॉइंट या कहीं से भी कोई वर्ड है उसका मतलब हमें पूछ लिया जाए तो हम उसके लिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन लिख सकें। ओके, तो अब अपना पढ़ने का रवैया भी बदल जाना चाहिए और पेपर होने का मतलब पेपर जैसे हो गया ना, अब हमारा पूरा फोकस आप लोगों के ऊपर रहेगा जो 11 to 12 मूविंग हुए अभी। ये मानो कि अब आप 12th में हो गए हैं, ठीक है ना, तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। लेक्चर्स आते रहेंगे, साथ ही साथ जैसे स्कूल ओपन हो जाएंगे उसके बाद में तो अपने को ऑफलाइन जो भी करना है वो करना ही है, लेकिन तब तक हम बहुत सारा मैटर कवर कर लें, ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। ओके, और साथ ही साथ जो लाइव क्लासेज रहती हैं उनमें भी जुड़े, जो एपीएस के ऐप पर हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, एपीएस के यूट्यूब चैनल पर, तो उनसे भी जुड़िए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी सीखने को मिलेंगी अब, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।